प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा। आपकी बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में आप द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार जुलाई माह के पाठ्यक्रम में संकलित आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये एक शीर्षक दिया गया है जो लगभग 20 अंकों का एक प्रश्न आपके बनता है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित एक प्रश्न का अध्ययन हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में कर लिया है, जिसमें प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के उद्भव और विकास की कहानी को विस्तार से हमने सीखा है। दूसरा प्रश्न जो ऑनलाइन कक्षाओं में हमने पढ़ा था वो हिंदी का अर्थ, हिंदी शब्द का अर्थ बताते हुए उसके जन्म काल का निर्धारण कीजिए और उसकी विकास यात्रा पर एक लेख लिखिए, इस तरह का प्रश्न बनता है। तो हिंदी के जन्म को मैंने विस्तार से पिछली ऑनलाइन कक्षा में समझाया कि हिंदी शब्द सिंधु शब्द से बना है, सिंधु से हिंदू हुआ और सिंधी से हिंदी शब्द बना और हिंदुस्तान के लिए प्रयुक्त होने लगा था। और हिंदी शब्द के 4 व्यापक अर्थ भी मैंने बतलाए थे। एक व्यापक अर्थ में प्रचलित हो रहा है, सामान्य अर्थ में, विशिष्ट अर्थ में और भाषा वैज्ञानिक अर्थ का भी मैंने विस्तार से आपको बताया है। और हिंदी भाषा का विकास के जो चरण हैं उन पे भी मैंने चर्चा की है कि प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 3 काल हिंदी के विकास के चरण हैं। इनके ऊपर भी मैंने संक्षिप्त चर्चा की थी। और हिंदी के जन्म को लेकर के विद्वानों के जो तर्क हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, धीरेन्द्र वर्मा जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, भोलानाथ तिवारी जी आदि इन भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा जो तर्क और प्रमाण के द्वारा हिंदी भाषा के उद्भव को बताया है कि 11वीं शताब्दी से हिंदी भाषा का आरंभ होता है, यानी 1000 ईस्वी इन्होंने माना है, तो 11वीं शताब्दी से इसका आरंभ होता है। इन सब का मैंने निष्कर्ष भी बताया था। और इसी प्रश्न की अगली कड़ी की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि आपके प्रश्न आता है 20 अंकों का, एक हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का कालक्रमानुसार परिचय दीजिए। तो आपको यही कालक्रम आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए, मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। हिंदी भाषा के विकास के प्रमुख चरण हैं, जिसमें पहला चरण है प्रारंभिक काल। 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक ये कालखंड रहता है, जिसमें आदिकाल और पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल का कुछ समय इसमें सम्मिलित हो जाता है। यद्यपि हिंदी का जन भाषा के रूप में जन्म 1000 ईस्वी के आसपास से माना जा सकता है, किंतु जिस साहित्य में उसका प्रारंभिक लिखित रूप मिलता है उसमें राउल वेल या आदिकाल की रचना है, रोडा नामक कवि के द्वारा लिखी हुई 11वीं शताब्दी की रचना। नरपति नाहले का बिसलदेव रासो 1155 ईस्वी, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो 1168 से कुछ ने 1168 ईस्वी माना है, तो कुछ ने 1192 ईस्वी माना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा हुआ 1132 से 82 ईस्वी। अमीर खुसरो का काव्य 1125 ईस्वी से पहले का। गोरखबानी गोरखनाथ जी के द्वारा लिखी हुई 10वीं शताब्दी। कबीर का साहित्य यानी संत साहित्य 1423 ईस्वी आदि इसमें प्रमुख हैं। विद्यापति, ख्वाजा बंदा नेवाज तथा साहे मिराजी के साहित्य ने भी हिंदी के प्रारंभिक काल को स्वरूप प्रदान किया है। इस युग में लिखे गए यानी आदिकाल में जो लिखा गया था, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य ने जन भाषा में साहित्य रचकर हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। डिंगल, मैथिली, दक्षिणी, अवधी, ब्रज आदि बोलियों में भी काफ़ी साहित्य लिखा गया है। इस युग की हिंदी भाषा में अपभ्रंश से जो नवीन प्रवृत्तियां विकसित हुई है वह कुछ इस प्रकार हैं। आप देखिए, इधर पहला जो ध्वनिगत जो प्रवृत्तियां उसमें पहला पार्ट अपभ्रंश भाषा का और ये दूसरा पार्ट जो है प्रारंभिक हिंदी का है, जो 1100 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक के बीच में जो बदलाव आए हैं वो दूसरे वाले पार्ट में दे रखे हैं। देखिए, अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर थे, अ, आ, इ, उ, ए, ओ, ये 8 स्वर थे। और
इन अपभ्रंश के 8 स्वरों को तो हिंदी ने ग्रहण कर लिया है प्रारंभिक हिंदी में, प्रारंभिक काल में। इनके अलावा 2 नए स्वर विकसित हुए, ऐ और औ। दूसरा बिंदु देखिए, अपभ्रंश में च, छ, ज, झ ये स्पर्श व्यंजन थे, जबकि इस प्रारंभिक हिंदी में आकर के ये व्यंजन स्पर्श संघर्षी हो गए हैं। तीसरा बिंदु देखिए, अपभ्रंश में न, र, ल, स आदि दंत्य ध्वनियाँ थी, जबकि हिंदी में ये दंत्य से वर्तस्य ध्वनियाँ भी हो गई हैं। दंत्य भी कहलाती है और साथ में इनका वर्तस्य रूप भी निकल गया। वर्तस्य का तात्पर्य मसूड़ों से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ। चौथा बिंदु देखिए, अपभ्रंश में ड़ और ढ ये 2 वर्ण नहीं थे, जबकि हिंदी में ड़ और ढ का इन 2 द्विगुणी वर्णों का नवीनतम रूप में विकास हुआ है। ये दोनों ही ड और ढ के विकसित रूप हैं। पांचवा बिंदु देखिए, नह, मह, लह आदि ये संयुक्त व्यंजन थे, और अब इन हिंदी में आकर के इनका जो रूप है महाप्राण न, म, ल के महाप्राण रूप बन गए हैं, अर्थात ये संयुक्त व्यंजन से मूल व्यंजन एकल व्यंजन में परिवर्तित हो गए हैं। छठा बिंदु देखिए, अपभ्रंश में द्वित्व व्यंजनों का आधिक्य था और हिंदी में द्वित्व व्यंजन प्राय एकल व्यंजनों में बदल गए हैं। सातवां बिंदु देखिए, अरबी फारसी के संपर्क से कुछ नए व्यंजन भी हिंदी भाषा में इस प्रारंभिक हिंदी में आ गए हैं। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप होने से कुछ नए व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और स्वरानुक्रम एवं व्यंजनानुक्रम भी लुप्त हो गए हैं। यानी काफ़ी कुछ बदलाव प्रारंभिक हिंदी में देखने को मिलते हैं। ये थी ध्वनिगत प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं। और अब आते हैं हम व्याकरणगत प्रवृत्तियाँ। देखिए, अपभ्रंश भाषा में क्रिया एवं संज्ञा के जो रूप थे वो संयोगात्मक थे, आपस में जुड़े हुए थे, जबकि इस प्रारंभिक हिंदी में आकर के हम देखते हैं बदलाव होता है। क्रिया एवं संज्ञा रूप हिंदी में वियोगात्मक हो गए हैं। शब्द से अलग परसर्गों यानी कारक चिन्हों का प्रयोग होने लगा। सहायक क्रियाओं का भी विकास हुआ और वो भी मूल क्रिया के अलावा अलग से लिखी जाने लगी। दूसरा बिंदु देखिए, अपभ्रंश में नपुंसक लिंग के अंश थे और हिंदी में नपुंसक लिंग बिल्कुल समाप्त हो गया है। इसके शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों में विभाजित हो गए हैं। तीसरा बिंदु देखिए, वाक्य में शब्द क्रम पूरी तरह से निश्चित नहीं था अपभ्रंश भाषा में, और हिंदी में शब्द क्रम पूरी तरह से निश्चित हो गया है। वाक्य जो एक सरल वाक्य होता है उसके उद्देश्य और विधेय 2 नियत भागों में यह बंट गया है। सामान्यतः जो वाक्य होता है उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया और इनके पूरक पद, इनके विस्तारक पद आदि के रूप निश्चित हो गए हैं। ये प्रारंभिक हिंदी से ही बदलाव हो गया। फिर देखिए चौथा बिंदु, कृदंतों से बनी क्रियाओं में लिंग परिवर्तन पूरी तरह नहीं हुए थे अपभ्रंश भाषा में, और हिंदी में यह परिवर्तन पूरी तरह होने लगा। अपभ्रंश की बोलियों में एक रूपता अधिक थी। पांचवें बिंदु को देखिए, हिंदी की बोलियों में रूप अधिक स्पष्ट होने लगे। हर बोली अपने अलग अलग रूप और विशेषता से पहचानी जाने लगी। शब्द भंडार की ओर चलते हम। तीसरा बिंदु, अपभ्रंश में तत्सम शब्द कम थे, क्योंकि अपभ्रंश का तात्पर्य बिगड़ी हुई भाषा, विकृत हुई भाषा, तो संस्कृत के मूल शब्दों के रूप बिगड़ गए थे। भक्ति आंदोलन के आचार्यों के प्रभाव से साहित्य में संस्कृत के तत्सम शब्द यानी मूल शब्द संस्कृत भाषा के उसी रूप और उसी अर्थ वाले शब्द जो है वो हिंदी भाषा में बढ़ने लग गए थे प्रारंभिक काल से, 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के कालखंड में ही। दूसरा बिंदु देखिए, अपभ्रंश में संस्कृत स्रोत के तद्भव शब्दों का आधिक्य था। बिगड़े हुए रूप, विकृत रूप, हजारों वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण उनका रूप बिगड़ गया, इसलिए वो तद्भव शब्द अधिक अपभ्रंश में प्रचलित थे। मुसलमानों के आगमन और शासन के कारण अरबी फारसी के शब्दों में भी हिंदी में वृद्धि होने लगी और संस्कृत के तद्भव शब्द भी काफ़ी मात्रा में प्रचलित थे। तीसरा बिंदु देखिए, अपभ्रंश की बहुत सी शब्दावली प्रयोग से बाहर भी हो गई हैं या प्रयोग उनका कम होने लग गया है। ये तो था आपके हिंदी के उद्भव और विकास के प्रमुख विकास के चरण जो हैं, उसमें प्रारंभिक काल में हिंदी का विकास 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। दूसरे नंबर बिंदु पे हम चलते हैं, मध्यकालीन हिंदी का विकास 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच। यह काल हिंदी प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से मुगलों एवं उनके अधीन सामंतों के शासन का काल है तथा सांस्कृतिक एवं साहित्यिक दृष्टि से भक्ति और नीतिपरक रचनाओं का है। इस युग में हिंदी की अवधी, ब्रज तथा खड़ी बोली में अधिक रचनाएं लिखी गई। अवधी में मुल्ला दाऊद
यानी सूफी कवि, जायसी, कुतुबन, ये सूफी कवि हैं। और इनके अलावा तुलसीदास जी, इन्होंने अवधी भाषा में साहित्य लिखा। तुलसीदास जी ने जैसे रामचरितमानस ये अवधी में लिखा है। ब्रज में जैसे सूरदास जी, नंददास, तुलसीदास जी ने भी ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। केशव, बिहारी, रसखान, गणानंद, इन सभी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। खड़ी बोली तथा मिश्रित भाषा में जो रचनाएं लिखने वाले हैं, जैसे कबीर आदि की जो भाषा सद्दुकड़ी भाषा कहलाती है, खिचड़ी भाषा जिसको कह रहे हैं, रहीम, आलम, नागरीदास, रैदास, मीरा, इन सभी ने मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें खड़ी बोली के शब्द भी मिले जुले हैं। उर्दू में वली साहब, बुरहानुद्दीन, नुसरती, कुली कुतुब शाह आदि श्रेष्ठ साहित्यकारों की रचनाओं ने हिंदी के मध्यकाल को इतना समृद्ध किया कि वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है, तथा इसी के फलस्वरूप हिंदी आधुनिक काल में राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर सकी है। मध्यकालीन हिंदी की भाषागत प्रवृत्तियों को देखिए, विशेषताओं को इस प्रकार है जो बदलाव आया है। ध्वनिगत प्रवृत्तियों में देखिए, शब्द के अंत में मध्य में मूल व्यंजन के साथ आने वाला अस्वर प्राय लुप्त होने लगा, जैसे राम, राम, तथा जपता, जपता हो गया, यानी मध्य का अस्वर लुप्त होने लगा, आरंभिक अस्वर लुप्त होने लगा। आधुनिक हिंदी में भी यही प्रवृत्ति है, काम, काम, जनता, जनता। दूसरा बिंदु देखिए, अरबी फारसी के संपर्क से उसके व्यंजन को, खो, घ, ज, फ आदि हिंदी में भी बोले जाने लगे, यानी प्रयुक्त होने लग गए हैं। व्याकरणगत प्रवृत्तियों को देखिए। पहला बिंदु, प्रारंभिक कालीन हिंदी से मध्यकालीन हिंदी अधिक विश्लिष्ट हो गया, यानी उसका विस्तार हो गया, फैल गई हो। परसर्ग नय का तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग खुलकर अलग अलग होने लग गया है, यानी मूलतः कर्ता से नय का प्रयोग, परसर्ग कारक चिन्ह का प्रयोग अलग से होने लगा है। सहायक क्रियाएं जो आ रही थी वो भी अलग अलग मूल क्रिया से अलग लिखी जाने लगी। दूसरा बिंदु देखिए, अरबी फारसी की वाक्य रचना का प्रभाव हिंदी पर भी पड़ने लगा कि जो संयोजक शब्द है वो फारसी का है, जो हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगा। तीसरा बिंदु देखिए, हिंदी की अपनी ही व्याकरण विकसित हो गई तथा अपभ्रंश व्याकरण की विशेषताएं प्राय धीरे धीरे लुप्त होती गई और हिंदी एक नए रूप में निखर करके सामने आने लगी। शब्द भंडार की ओर चलते हैं हम। तीसरा बिंदु, अरबी फारसी के लगभग 6000 शब्द हिंदी में प्रयोग में आने लगे। फारसी की मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी हिंदी में प्रयुक्त होने लगी। दूसरा बिंदु देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रभाव से पौराणिक विषयों एवं संस्कृत ग्रंथों को आधार बनाकर साहित्य लिखने से हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। तीसरे बिंदु को देखिए, यूरोप के लोगों के संपर्क से पुर्तगाली, फ्रांसीसी, स्पेनी तथा अंग्रेजी के शब्द भी हिंदी में आने लगे।